हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंकिंग स्टडी। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का ज्योग्राफी से सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पढ़ाने जा रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको क्लास 4 से 10th तक के सभी सोशल साइंस के नोट्स प्रोवाइड होंगे। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लें। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा उनके संरक्षण के बारे में जानेंगे और इनके संरक्षण के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं वो जानेंगे। और इसके अलावा जो वन्य जीव और इसके जो समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो किस तरीके से इसके लिए हेल्प कर रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बच्चों नाम से पता चल रहा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज मतलब इसमें वनस्पति और वन्य जीव इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी हमारे क्या है, संसाधन है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं, वे सभी चीज़ें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं वो सब संसाधन होती हैं। तो ये भी तो हमारी नीड्स को ही फुलफिल करते हैं ना। तो ये क्या है, ये भी रिसोर्सेज। और किस टाइप के रिसोर्सेज है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि हमारा मतलब जो हमारी कंट्री है यानी कि जो इंडिया है, इसमें बहुत अलग अलग तरीके के मतलब पेड़ पौधे और कई सारे जीव जंतु अलग अलग जातियों के हैं। तो हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी खासी है। पूरे वर्ल्ड की 8% लगभग 16 लाख जो है प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा देखिए बच्चों, अब राइट में फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया मतलब फ्लोरा का मतलब आपको पता है प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, यानी कि पौधे ऐसे जो किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में। एंड फौना क्या होता है, फौना मतलब ऐसे एनिमल यानी कि ऐसे जानवर जो किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया फ्लोरा एंड फौना। तो अभी जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी खासी है, जैव विविधता बहुत अच्छी खासी है और कई कंट्रीज़ में इतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। बट ये है कि हमको उनको आगे किस तरीके से कंजर्व करना है इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें से कुछ एस्टिमेट्स तो ये मानते हैं, यहाँ पे देखिए, सम एस्टिमेट्स सजेस्ट दैट एट लीस्ट 10% ऑफ इंडियन रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। मतलब कुछ जो एस्टिमेट यानी कि अनुमान कहते हैं कि 10% वनस्पति जात और 10% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। बच्चों, लुप्त होना मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ठीक है, उनका मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाना। ये जो इतने जो हैं ये ख़त्म हो गए हैं। अब आगे देखेंगे इसी में वैनिशिंग ऑफ फॉरेस्ट, इसकी मीनिंग क्या होती है। वैनिशिंग ऑफ फॉरेस्ट मतलब लुप्त होते जंगल। सेम जो चीज़ें ख़त्म हो गई, ख़त्म होते हुए जंगल, जो जंगल लगातार हमारे यहाँ इतने कटते जा रहे हैं, ये उसके बारे में। यू नो व्हाट, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज़ एस्टिमेटेड एट 79.42 मिलियन हेक्टेयर। मतलब हमारे यहाँ जो जंगल हैं वो पूरे धरातल में कितने परसेंट कितने हैं, 79.42 मिलियन हेक्टेयर में है हमारे यहाँ पे जो जंगल की आबादी है। जिसमें से जो कि अगर हम बात करें परसेंटेज के हिसाब से तो वो पूरे 24.16% हैं टोटल जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, यानी कि भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से ये 24.16% है। जिसमें से 12.2% सघन यानी कि घने वन है। इसके अलावा खुला वन कितना है, 9.14 यानी कि 9.14% खुले वन है। इसके अलावा मैंग्रोव वन है 0.14%। बच्चों, मैंग्रोव वन क्या होते हैं, जो कि खारे पानी में होते हैं, खारे पानी या कम खारे पानी में। तो जैसे कि इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल में, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, वहाँ पे जो वन है वो मैंग्रोव वन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही थी। अब आगे देखेंगे हम, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, इट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, IUCN ने जो ये प्रजातियां हैं, वनस्पति जात और इसके अलावा वन्य जीव, इनको कई सारी कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, मतलब कि अलग अलग श्रेणियों में इनको बांटा है। कुछ ऐसे जानवर हैं जो इस टाइम है उनकी आबादी ठीक ठाक,
कुछ ऐसे जानवर हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और कुछ ऐसे जानवर हैं कि अगर उनको उनके लिए संरक्षण नहीं किया गया तो वो आगे जाके बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया है, IUCN ने इसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल स्पीशीज़। नॉर्मल स्पीशीज़ मतलब इसको हम देख सकते हैं सामान्य जातियाँ, मतलब ऐसी जातियाँ जिनके रहने के लिए, जिनके जीवित रहने के लिए ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मौजूद हैं, सारी जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य हैं, वो जीवित रह सकती हैं। जैसे कि कैटल मतलब पशु, गाय भैंस जानवर ये। इसके अलावा अगर पेड़ों की बात हो तो साल, चीड़, ये सब, ठीक है। तो ये क्या है, इनके जीवित रहने के लिए सामान्य परिस्थितियां मौजूद हैं। इसके अलावा अगला देखिए, नंबर 2 इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़। मतलब इसका मतलब संकटग्रस्त जातियाँ। संकटग्रस्त जातियाँ मतलब नाम से पता चल रहा है इनके ऊपर संकट है, मतलब कि ऐसे जानवर जो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, जिनका लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उनके जीवित रहने की जो परिस्थितियां हैं, जो फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा, परिस्थितियां उनके जीवित रहने के लिए अनुकूल नहीं हुई, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। कौन कौन से इस टाइप के जानवर? जैसे कि मगरमच्छ, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, ये सब, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं संकटाग्रस्त जातियों के। सो नंबर 3 इज़ वल्नरेबल स्पीशीज़। अब वल्नरेबल स्पीशीज़ मतलब सुभेद्य जातियाँ। सुभेद्य जातियाँ कौन सी हैं? जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, संकटाग्रस्त में क्या हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो सुभेद्य में क्या हो रहा है, जो जानवर हैं, जो वनस्पतियां हैं, वो धीरे धीरे घट रही हैं, कम हो रही हैं। अगर इनको नहीं मतलब इनके लिए कुछ नहीं किया गया तो ये संकटाग्रस्त में आ जाएंगी, संकटाग्रस्त वाली श्रेणी में आ जाएंगी। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ठीक है। ये इसके उदाहरण हैं सुभेद्य जातियों के। अब ये तो नंबर 3 तक हो गया। तो आगे चौथी है रेयर स्पीशीज़, मतलब दुर्लभ जातियाँ। नाम से पता चल रहा है ऐसी जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम है, और अगर उनके लिए जीवित रहने की परिस्थिति चेंज नहीं हुई तो ये भी संकटाग्रस्त में आ जाएंगी, संकटाग्रस्त की कैटेगरी में आ जाएंगी। ये कौन कौन से हैं? द हिमालयन ब्राउन बियर, ठीक है, हिमालय भूरा भालू, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, ठीक है, जैसे कि रेगिस्तानी लोमड़ी, इनको ये हो गई। अगला है एंडेमिक स्पीशीज़। अब ये कौन सी हैं बच्चों? ये है, इसको बोलते हैं हिंदी में स्थानिक जातियाँ। मतलब ऐसी जातियाँ, ऐसे पेड़ पौधे, ऐसी वनस्पति, ऐसे वन्य जीव जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, मतलब किसी एक विशेष जगह पे रहते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज़ में कौन से आ जाएंगे? जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानिक जातियाँ। ऐसे जानवर, ऐसे पेड़ पौधे जो किसी एक पर्टिकुलर, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो। जैसे कि अंडमान टील, अंडमान निकोबार है ना हमारे यहाँ इंडिया में, साउथ में। इसके अलावा निकोबार पीजन, ये भी इसका उदाहरण है, ठीक है। तो इसके अलावा है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। अगला है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, मतलब लुप्त होती जाती, मतलब लुप्त माने जो ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल, वो जातियाँ। ये वो जातियाँ हैं जिनको इनके घरों में भी खोजने पर, जहाँ पे ये रहती हैं वहाँ पे भी खोजने पे ये नहीं पाई जा रही हैं। मतलब कि इतनी ज़्यादा इनकी ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं कि जहाँ एटलीस्ट इनके रहने की जो जगह है, जब वो वहाँ नहीं पाई जा रही हैं तो वो कहीं नहीं है, इसका मतलब, ठीक है। तो ये इनके घरों में जहाँ पे है ये रहती हैं, वहाँ पर भी नहीं पाई जा रही हैं, तो ये लुप्त जातियाँ हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, इसको ऐसे समझिए। इसके उदाहरण हो गया एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, मतलब ये बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। तो यहाँ तक तो IUCN ने जो कैटेगरी में डिवाइड किया था वो हमने पढ़ लिया। आगे देखो, एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो। अब एशियाटिक चीता के बारे में बताया गया है। एशियाटिक चीता जो बिल्कुल लुप्त हो गए ना, वो हमारे जो इंडिया है ना, यहाँ पे 1952 यानी कि 1952 में ही एशियाटिक चीते को लुप्त प्रजाति घोषित कर दिया था। मतलब ये बिल्कुल यहाँ इंडिया में बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और अगर चीते की बात करें तो ये 112 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करते हैं, ये चलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है। अगला, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो चीता के बारे में आपको जाननी थी, एशियाटिक चीता के बारे में। अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया में एशियाटिक चीते को कब डिक्लेयर किया गया कि वो लुप्त हो गए हैं, तो आप लिखेंगे 1952 यानी कि 1952। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ हमको वनस्पति और वन्यजीव दिखाए गए हैं। ये देखिए, एंडेंजर्ड
द निकोबारी मेगापॉड एक तरीके का जानवर होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार में। इसके अलावा साइकेस बिडोनिडायर जो कि कहाँ पाया जाता है, ईस्टर्न घाट में। अब ईस्टर्न घाट आप इसको समझिए जैसे कि जो हमारा इंडिया का मैप है, आपने देखा होगा जो नीचे वाला हिस्सा है ये साउथ वाला एरिया, ठीक है, ये साउथ इंडिया वाला जो हिस्सा है इसमें इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये कौन सा वाला पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न। तो इधर जो ये वाला जो घाट है ना, इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं ये वाले को, और ये वाला हो गया वेस्टर्न। जो ये साइकेस बिडोनिडायर है ये पूर्वी घाट में यानी कि इस वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक है, इस वाले एरिया में पाया जाता है। इसके अलावा नीचे देखिए यहाँ ये है हेट्रोमेट्रस कानारेंसिस जो कि कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला देखिए ये क्या है बच्चों, ये पश्चिमी घाट के, देखो पश्चिमी घाट अभी बताया था ना मैंने, ये वाला एरिया जो है ये कौन सा है, ये पश्चिमी घाट है, ओके। जो तो ये यहाँ पे पाया जाता है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑकलैंड्रा ट्राथनकोरिया गैम्बल। इससे क्या होता है, ये देखिए ये है इसका पौधा ये वाला। इससे क्या होता है, इससे चटाई बनाई जाती है और इसके अलावा इससे टोकरी भी बनाई जाती है, ओके। अगला देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, इसका नाम है एम्बिलिक राइबी और इससे क्या होता है, इससे दवाइयाँ बनती हैं, संकटाग्रस्त है और इसका नाम क्या है, एम्बिलिक राइबी, याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो ये रिसोर्सेज हैं यानी कि वनस्पति जात और वनस्पति हो गई, इसके अलावा ये जो जानवर हैं, अगर इनको लिए कुछ संरक्षण नहीं किया गया तो क्या होगा, आगे जाके प्रॉब्लमेटिक होगा, है ना। हमको वुड्स यानी कि हमको लकड़ी, पत्तियाँ, रबड़, दवाइयाँ, खाना, ईंधन, ये आदि ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, ये सब चीज़ें हमको पेड़ से ही तो मिलती हैं, है ना। तो अगर हम उन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी कुछ भी। आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। मतलब हमारे इंडिया में यानी भारत में जो है पेड़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान, पेड़ों को सबसे ज़्यादा नुकसान कब हुआ, जब यहाँ पे औपनिवेश था। औपनिवेश मतलब जब कोई एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है, उसको अपने अधीन ले लेता है, तब यानी कि जब ब्रिटेन ने भारत को अपना गुलाम बनाया था उस टाइम पे जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रेलवेज़ के लिए, इसके अलावा खेती के लिए और अलग अलग व्यापारिक उद्देश्यों के लिए क्या किया था, पेड़ों का ज़्यादा कटान किया था। तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हुई थी, डिफॉरेस्टिंग हुआ था। और यहाँ देखिए बिटवीन 1951 एंड 1980 अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 1951 से 1980 तक यानी कि 1951 से 1980 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर पेड़ों की क्या हुई थी, कटाई हुई थी। तो अगर इसको देखें तो ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे पेड़ों की कटाई हुई थी। अब आगे देखते हैं, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट सिंस 1951 ओवर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। बड़े स्तर पर जो विकास हुआ, विकास के लिए जो परियोजनाएं आई, उन्होंने भी पेड़ों के कटाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे कि 1951 में लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा पेड़ काटे गए, जो ये नदी घाटी परियोजना है उनके लिए। तो नदी घाटी परियोजना के लिए 1951 में 5,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा पेड़ों की कटाई हुई। यही नहीं बल्कि आगे जाके मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना के लिए 40,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगलों की कटाई हुई और वो अभी भी जारी है, अभी भी मतलब हो रही है। तो इतने सारे जो पेड़ थे, जब नर्मदा सागर परियोजना की शुरुआत हुई, जब ये बन रही थी, तो उस टाइम पे इतने सारे जो जंगल थे वो ख़त्म हो गए। अब इसके अलावा माइनिंग यानी कि खनन में भी बहुत सारे पेड़ पौधे ख़त्म हुए, जैसे कि वेस्ट बंगाल में जो है एक बक्सा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे जो डोलोमाइट है उसकी खनन के लिए भी काफ़ी पेड़ों की कटाई हुई। डोलोमाइट बच्चों मैग्नीज का वो खनिज होता है। अब यहाँ पे इस तरीके से जो कई सारे विकास के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो भी क्या हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है। तो आगे देखिए बच्चों, बहुत सारे लोग पर्यावरणविद ये मानते हैं कि जो जानवरों को चराया जाता है, मतलब जानवरों की चराई से और ईंधन के लिए लकड़ियाँ काटना एक मुख्य कारण है वनों के ख़त्म होने का। लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि ईंधन के लिए जो लकड़ियाँ काटी जाती हैं वो पेड़ों की टहनियाँ काटी जाती हैं, ना कि पूरे पेड़ काटे जाते हैं। तो इसको हम एक मुख्य साधन नहीं मानेंगे। आगे देखिए, द हिमालयन यव इन ट्रबल। हिमालयन यव एक तरीके का पेड़ होता है जो कि अब संकट में है। ये कहाँ पे होता है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्रों में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये जो पेड़ है इससे टक्सोल नाम की एक रसायन निकलता है जो कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए इससे दवाइयाँ बनती हैं। तो दवाइयाँ बनाने के लिए जो है इसको काटा जा रहा है, इसका यूज़ हो रहा है, तो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, ख़त्म होते जा रहे हैं।
तो हिमालयन यव जो है इसके ये ख़त्म होते जा रहा है, इसके ख़त्म होने का आगे बहुत खतरा बना हुआ है। इसके अलावा जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव का आवास, मतलब जो जानवर हैं उनके रहने वाले जो घर हैं वो, इसके अलावा जंगली जानवरों को मारना और फिर उनके जो पार्ट्स हैं, उनके जो अंग हैं उनको बेचना, खाल को बेचना उनकी, इसके अलावा प्रदूषण, ये सब क्या है, ये मुख्य कारण हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण क्या है, ओवर पॉपुलेशन, मतलब कि जनसंख्या का बढ़ना। जितने जनसंख्या बढ़ेगी, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो उनकी नीड्स भी बढ़ेंगी, उनकी आवश्यकता भी बढ़ेंगी, तो और जो है पेड़ पौधों की और ज़्यादा कटाई होगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे देखिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू, मतलब वन्य जीव और वनस्पतियों का ख़त्म होना सिर्फ जैव विज्ञान का ही एक बहुत बड़ी उसके लिए परेशानी नहीं है, बल्कि जो समुदाय, जो वहाँ पे रहने वाली जो मूल जातियाँ हैं उनके लिए भी परेशानी है, क्योंकि उनका तो घर ही वही है, जंगल ही उनका घर है। अगर वही ख़त्म हो जाएंगे तो वो जो है जातियाँ भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, उनका कल्चर यानी कि उनकी जो संस्कृति है, इसके अलावा उनको जीवन यापन की जो भी चीज़ें हैं वो सब वहीं से मिलती हैं, उनको जंगलों से ही मिलती हैं। अगर वहीं नहीं रहेंगे तो सारी जो जातियाँ हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, in the 1960s and 1970s, conservationists demanded a national wildlife protection program. The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972. इट मीन्स 1960 और 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा, यानी कि जो देश में जितने भी वन्य जीव हैं, यानी कि जंगलों में रहने वाले जानवर, इसके अलावा जंगलों के लिए संरक्षण की मांग की, तो उसको उसी के आधार पर, उसी के लिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी कि 1972 लागू किया गया, जिसमें मुख्य बात ये थी कि संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर और उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। वन्यजीव आवासों का कानून जो है रक्षा करेगी, जहाँ पे वो जानवर रहते हैं जंगलों में, उनका जो है उनके घरों की रक्षा कौन करेगा, कानून करेगी। इसके अलावा जंगली जीवों के व्यापार, जो जंगली जानवर जो है उनका व्यापार चलता था, या तो उन्हें मार के उनकी स्किन वगैरह बेच दी जाती थी, खाल बेच दी जाती थी, और इसके अलावा सर्कस वगैरह के लिए कई सारे जानवरों को ले जाया जाता था। इस चीज़ों पर रोक लगाई गई, और इन प्राणियों के लिए, इन जानवरों के लिए कई सारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार, और इसके अलावा इन जानवरों के लिए नेशनल पार्क्स यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ यानी कि वन्यजीव पशु विहार, इन सब की क्या किया गया, इन सबको बनाया गया, जिसमें बाघ, एक सींग वाला गैंडा, इसके अलावा कश्मीरी हिरन, इन सब के लिए जो है संरक्षण करा गया। सो नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में यानी कि 1973 में लगभग 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ये पाया गया कि भारत में पहले 55,000 से अधिक जो थे बाघ थे, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो घट के कितने रह गए, कुल 1827। उन्हें मार दिया गया, उनका व्यापार किया गया, इन सब चीज़ों में जो है टाइगरों का ख़त्म कर दिया गया। तो इनके लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई 1973 में ही, 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, और इनके लिए जो है नेशनल पार्क्स बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई, जैसे कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व, इसके अलावा बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, सरिस्का वन्य पशु विहार राजस्थान में, असम में मानस बाघ, और केरल में पेरियार मानस बाघ संरक्षण, तो ये बनाए गए। सो नेक्स्ट है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, मतलब जंगलों और वनस्पतियों के संसाधनों का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, बांटा गया। अब उसको देखेंगे, 3 कैटेगरी में बांटा गया है इसको। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब कि आरक्षित वन। तो ये कौन से वन है, भारत में आधे से ज़्यादा जो जंगल हैं उनको जो है आरक्षित वन घोषित किया गया है, जो कि सरकार के अंडर में है। अगला है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी कि रक्षित वन, लगभग एक तिहाई भारत में वनों को जो है रक्षित वनों के कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है अनक्लेज्ड फॉरेस्ट, मतलब अनारक्षित वन, जो कि अलग अन्य समुदायों के और सरकारों के दोनों के ही स्वामित्व में आता है। सो अब इस चैप्टर में लास्ट जो टॉपिक है वो है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, मतलब संरक्षण और समुदाय। जो कई सारे ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों में रहते हैं, आसपास के इलाकों में रहते हैं, वो भी पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए आगे आए हैं और उन्होंने भी काफ़ी संरक्षण किया है, ठीक है। तो इसमें भी यही देखेंगे संरक्षण। कई सारे ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों में रहते हैं और आसपास के इलाकों में रहते हैं, जंगलों के आसपास के इलाकों में, जिन्होंने वन संरक्षण के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं। तो भारत में कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास के संरक्षण में जुटे हुए हैं, जहाँ वे रहते हैं, क्योंकि उनका जो जीवन यापन है वो वहीं से चलता है, जंगलों से ही। और
अगर वही कट जाएंगे तो उनके लिए भी परेशानियां होंगी, साथ में जंगल भी कट जाएंगे। तो कुछ समुदाय इस सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर खुद ही संरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं। जैसे कि सरिस्का बाग जो रिजर्व है, वहाँ पे राजस्थान के गांव जो है, वहाँ राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण के तहत खनन कार्य, वहाँ पे जो है माइनिंग का काम होता है, तो वहाँ पे खनन कार्य को बंद करवाने में जुटे हुए हैं। और आपने पहले पढ़ा ही था कि हिमालय में जो चिपको आंदोलन है, हिमालय में जो चिपको आंदोलन है वो काफ़ी फेमस था कि पेड़ों को काटा जा रहा था, तो कई सारे लोग जो है पेड़ों से चिपक गए थे पेड़ों को बचाने के लिए। तो हिमालय में चिपको आंदोलन, इसके अलावा टिहरी में किसान बीज बचाओ आंदोलन और नवदानय, ये कैसे आंदोलन है, मतलब कि इसमें जो था रासायनिक उर्वरक का यूज़ हो रहा था, तो रासायनिक उर्वरकों के यूज़ के बिना जो है अलग अलग तरीके की फसलों को उगाना, तो ये जो थे ये सब कामों में वहाँ के खुद लोगों ने ही जो है आगे आए और उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए आगे हाथ बटाया। ठीक है, तो अब जो लास्ट है, भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से पता चलता है कि जो यहाँ पे रहने वाले आसपास के जो समुदाय हैं ना, उनको भी इस चीज़ में सम्मिलित करना चाहिए कि वो भी, क्योंकि आगे आ रहे हैं संरक्षण के लिए, तो उनको भी सम्मिलित करना चाहिए संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए। लेकिन अभी वो इसी चीज़ का सिर्फ समुदाय ही फैसला नहीं ले सकते, तो ऐसा फैसला लेना है, ऐसी चीज़ें आगे करनी है जो कि सभी के लिए, सभी लोगों के लिए, साथ ही पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए हितकारी हों। सरकार को ऐसा फैसला लेना चाहिए। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।